Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equations. NCERT की 4.1 के बाद वाले एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे NCERT की 4.2। 4.2 का पहला सवाल वो बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग quadratic equations by फैक्टराइजेशन से आप रूट्स निकालिए। और मैंने फैक्टराइजेशन वाले थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग को कराए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। पहला पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको देख के मन में फीलिंग क्या आ रही है? इसको देख के मन में फीलिंग आ रही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जरूरी है, यहाँ 1 है या माइनस 10 है, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू माइनस 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए। तो फैक्टर्स बनेंगे -5 एंड +2। -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, -5 इंटू 2 -10 होगा। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता आपको इसमें मेरी जरूरत है। तो बच्चा कहेगा जब चार टर्म्स होती हैं तो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x -5। अगली दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है +2, अंदर बचेगा x -5 बराबर 0। दोनों में से सेम टर्म कॉमन आ रही है, दैट इज x -5। मतलब बच्चे सही जा रहे हो, x -5 कॉमन दूसरे ब्रैकेट में बचा, x +2 बराबर 0। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो इधर x -5 इज 0 और x +2 इज 0। तो x इज इक्वल टू 5 इज वन रूट, और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 इज द सेकेंड रूट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है, आराम से हो गया होगा। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके साथ 1 है। 1 इंटू -6 मल्टीप्लाई करके -6 आए, प्लस माइनस करके 1 आए। ऑब्वियसली फैक्टर्स बनेंगे -3 एंड 2। -3 इंटू 2 होता है -6, और माइनस ये +1 चाहिए तो +3 एंड -2। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आया x, तो अंदर बचा x +3। इन दोनों में से कॉमन आया -2, तो अंदर बचा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, बराबर 0। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x +3, तो x +3 कॉमन इंटू x -2 बराबर 0। क्लास बोलेगी इधर या तो x +3 बराबर है 0 या x -3 बराबर है 0। तो x इज इक्वल्स टू -3। ओ, ये -2 लिखने में गलती करता हूं मैं, मेरे से होती हैं गलतियां। x इज इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स। एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा। अभी यूज नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में इस चैप्टर में यूज होगा। और पॉलिनोमियल्स में तो आपने इस चीज का यूज किया ही था। इसी का थर्ड पार्ट, जिसको देख के डरना नहीं है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले प्यार से चाहिए क्या? मल्टीप्लाई करके चाहिए √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 होता है 2 इंटू 5। हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 10, और प्लस माइनस करके चाहिए 7। तो सामने ही फैक्टर्स बने हुए हैं, 5 और 2। 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 + 2 7 होता है। तो √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। 7x को लिख देंगे 5x
प्लस 2x। बस इसमें एक स्टेप ज्यादा लगता है क्योंकि √2 ने कलेश मचाया हुआ है, तो √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि रूट में 2 है तो 5x को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो 2 है ना इसको लिख दो √2 इंटू √2x, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लो, थर्ड और फोर्थ में से। ये स्टेप जरा ध्यान से देख लो, जो अंडर रूट में है उसके सामने वाले के लिए भी फिर आपको अंडर रूट में ही बात करनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का वो था। दोनों में से कॉमन आया तो अंदर बचा √2x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है √2, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -√2। x की वैल्यू -5 अपॉन √2, x की वैल्यू -√2 are the roots of the quadratic equation, are the roots of the quadratic equation। बस इस चीज को ऐसे करना था, अगर करोगे तो बहुत सही जा रहे हो। इसके बाद वो बोलते हैं फोर्थ पार्ट, इस टाइप का हमने एग्जांपल में किया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। इसकी शक्ल देख के थोड़ा सा डर लगा इन द सेंस वो आपको डराना ही आया है। उसने मास्क पहना हुआ था तो हमने 8 एलसीएम लिया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। एक अच्छा बच्चा बोलेगा ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मास्टर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 0 इंटू 8 अगर टाइम सही चल रहा हो तो 0 होता है, जब कंफ्यूजन चल रहा हो तो 0 इंटू 8 बच्चा कुछ भी लिख देता है। अब इसको देखते रहो, बस देखते रहो। 16 में और 1 में एक बड़ी प्यारी बात है। मैथ्स में ना एक बात याद रख लेना, मैथ्स में 1 से लेकर 26 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से लेकर 12 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर याद होंगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम बचेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है 16x² को मैंने लिख दिया 4x का होल स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, और जो बीच वाला -8x है इसको लिख दिया -2 इंटू 4x इंटू 1। देखना ध्यान से, वैसे इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो सकती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो तुम कर ही लोगे, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं। अब इसको देख के मन में क्या फीलिंग आती है, मैं लाइट भाषा में लिखूंगा। इसको देख के मन में फीलिंग आ रही है सर a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0²। दिस इंप्लाइज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इसकी एक रूट होगी या इक्वल रूट होगी, मतलब इसमें x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 करके दो बार भी आप लिख सकते हो। चाहो तो दो बार, क्यों, जैसे कि स्क्वायर था तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे इसको, और ऐसे आ सकते थे। तो इस तरीके की इक्वेशंस की रूट्स जो होती हैं वो इक्वल रूट्स कहलाती हैं। ऐसी रूट्स को बोलते हैं इक्वल रूट्स। सेम रूट्स भी आ सकती हैं, अलग अलग रूट्स भी आ सकती हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिल टूट जाएगा अगर इसको देखकर पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही तो। 100x² को लिख दूंगा 10x का होल स्क्वायर, 1 को लिख दूंगा 1 का होल स्क्वायर, बीच में जो 20 है -2 इंटू 10x इंटू 1 लिख दूंगा। और सेम आइडेंटिटी का अनुभव हो रहा है, सेम आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो ध्यान से देख लीजिए प्लीज। जब आप इसको देखोगे तो आप लिखोगे 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहो तो दो बार लिख दो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। इधर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो रूट्स आती हैं
10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10 और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 1/10 आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये करने के बाद हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये जो फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक्स है ना, इसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़े से काम नहीं चलेगा। जॉन और जानवी वाला तो शायद क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, एग्जाम्पल 1 अगर आपको याद हो। और जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला था वो भी हमने इक्वेशन बना दी थी। कॉटेज इंडस्ट्री की जो इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डन है, जॉन एंड जानवी वाला, जिसमें नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने थे। अगर आपको याद हो मैंने कराया हुआ है, आप नहीं तो आप फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हो। सेकंड वाला जो था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो हमें मिडिल टर्म करनी है, मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 55 आना चाहिए। वैसे तो मेरे माइंड में ये चीज आ रखी है। 750 के फैक्टर्स बनाओ, तो 2 से करा तो 375, 3 से करेंगे तो 125 और 5 से करेंगे तो 25। 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये 30 एक तरफ और 25 एक तरफ। 30 और 25 लोगे माइनस 30 और माइनस 25 लोगे तो माइनस 55 आएगा। x² प्लस 750 बराबर 0 और यहाँ लिख देंगे माइनस 30x माइनस 25x। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लो, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लो, x कॉमन आया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन आया, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 is equals to 0. So either x minus 30 is equals to 0 और x minus 25 is equals to 0। तो या तो x की वैल्यू आ गई 30 या x की वैल्यू आ गई 25। अच्छा किया हुआ कर्म हमारे काम आ गया। मींस जो एक क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ था उससे हमारा फिलहाल टाइम बच गया। ये x की वैल्यू आएगी और इसमें जो x लिया था, लेट द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे लिया था जो हमारे सामने है। ये था क्वेश्चन मतलब एग्जांपल नंबर 1 जो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। अगला आता है फाइंड टू नंबर्स। अगर आप साथ हो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी दो तरीके से कर लिया था, जब आपको फैक्टराइजेशन की टेक्निक कराई गई थी और आंसर आया था 14 एंड 13 या 13 एंड 14, अगर आपको याद हो तो ये वाला। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से देखेंगे। फाइंड टू consecutive positive integers, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365, sum of whose squares is 365। अगर मैं ढंग से देख रहा हूं तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने पहले और सेकंड लेक्चर में एफर्ट्स डाले हैं, तो हमें क्वेश्चन आए या ना आए हम ये जरूर लिख देंगे, लेट वन इंटीजर बी एक्स, सो देयरफॉर सेकंड इंटीजर हो जाएगा हमारा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं 30, 31, 32 डॉट डॉट डॉट, 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, 71, 72, 73, 74, 75, जिनमें एक एक का डिफरेंस आता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक वाले, एक के बाद
एक वाले, तो एक x हो गया, तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। अब अगली लैंग्वेज क्या बोलती है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम का मतलब ये सम काट दिया, ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम मैंने ऐसे लिख दिया, तो बच्चे ने कहा सर गलत लिखा है, सम ऑफ नंबर्स नहीं बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाओगे और माता रानी का नाम लेके, इसमें गलती मत कर देना, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात याद रख लेना, आइडेंटिटी जरूर लगाना, नहीं तो सर गड़बड़ हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अब यहां पर क्या करा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 बराबर 365। इसमें आइडेंटिटी लग गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 is equals to 0, 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0, 2 common, x square plus x minus 182 बराबर 0, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x square plus x minus 182 is equals to 0 upon 2 which is 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है मेरे बच्चों, हमारी इक्वेशन बनी है ये, अगर साथ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 182 के फैक्टर्स बनाओ, 182 2 से करेंगे तो 91, 3 से करेंगे तो मेरे ख्याल से 91 है ना, 3 वो 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 14, 7 2 जा 14 और 13 फैक्टर्स जो बनेंगे इसके प्लस 14 और माइनस 13, 14 में से 13 जाएगा तो बचेगा 1 और 14 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 182। अगर क्लास 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। जहां लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर दिया करो। x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस 14 बराबर 0, या तो x प्लस 14 कॉमन x माइनस 13 बराबर 0, इधर x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो आ गई माइनस 14 या x की वैल्यू आ गई 13। यहां अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, वर्ड बोला गया पॉजिटिव इंटीजर और ये आ रहा है नेगेटिव, तो हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे, हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी जो हमारे, देखो कंडीशन को सेटिस्फाई दोनों कर रही हैं बट क्वेश्चन को सेटिस्फाई सिर्फ एक कर रही है क्योंकि उन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को ध्यान से देख लेना, यही मैथ्स है। अब x अगर 13 आया तो 1 इंटीजर जो था x बराबर 13, सेकंड इंटीजर जो बराबर था x प्लस 1 बराबर 14, एक इंटीजर 13 आ गया और दूसरा इंटीजर 14 आ गया, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, कॉटेज इंडस्ट्री वाला। कॉटेज इंडस्ट्री मैंने शुरू वाले एग्जांपल में बहुत जान लगा के कराया था, उसको कराने से पहले इंडस्ट्री में हमेशा याद रख लेना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम। मैं 1 यूनिट लिख सकता था, यूनिट को लेके बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा सा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। प्लीज बात समझो, पूरी जान लगाकर पहले भी बताया था कि आपकी फैक्ट्री में माल बनने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, कि एक आइटम कितने की बन रही है भैया, एक आइटम की कॉस्ट बता दो और कितनी आइटम बन रही है भैया, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें चलते हैं हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, ये 6th क्वेश्चन है, अ कॉटेज
industry produces certain number of articles, certain number of pottery articles. वर्ड जो बुक वाला ही लिखना पड़ेगा ना, वो मिट्टी के जो खिलौने टाइप बनते हैं. certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, किसी दिन that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced that day. अगर आपको याद हो तो if the total cost of production on that day was rupees 90, find the total number of articles produced and the cost of each article. आराम से सांस ले लो और पहले क्वेश्चन को देख लो. क्वेश्चन ही 6 पेज का है. लिखने में थोड़ी सी नानी याद आ गई, ज्यादा नहीं याद आई. अब आगे जब चलते हैं तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है. इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लो. हमारा बोला गया है, एक सेकेंड, इसके बाद क्या है, नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, ओके. हाँ जी. कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. कुछ आए ना आए, मैं सबसे पहले लिख दूंगा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन डे बी एक्स. अब ध्यान से सुनना जो मेन इस क्वेश्चन का है. ऑन अ पर्टिकुलर डे इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. यही गेम है. तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ही हो गया. नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल क्या होगी. एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे x, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है उस पर्टिकुलर डे में ₹90. तो मेरी क्लास बोलेगी सर बाय डेफिनेशन, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा बराबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 बराबर है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल जो है 2x प्लस 3 इंटू सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने ले रखे हैं x. ब्रैकेट खोलोगे तो 90 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x.
ये 90 इधर ले आना, -90 बराबर हो जाएगा 0। अभी आसान लग रहा होगा अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो। सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम करते हो, आप कुछ भी बेचते हो, कुछ भी, अगर मैं घड़ी का शोरूम बनाता हूं तो मैं देखूंगा मेरे को एक घड़ी कितने की पड़ रही है। एक घड़ी पड़ रही है 4000 रुपए की, और दिन में 10 घड़ियां मुझे बनानी है, 10 बना रहा हूं मैं, तो 40,000 रुपया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो मुझे देना ही पड़ेगा घड़ी बनाने के लिए। प्रॉफिट लॉस के बारे में भी बात हो ही नहीं रही, अभी बनाने पे कितना पैसा लग रहा है। तो अब इसकी मिडिल टर्म चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए 2 इंटू 90 -180 और प्लस माइनस करके चाहिए 3। वैसे तो ओरली पता है बट फिर भी 180 के फैक्टर्स बनाओ, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 2 जा, 6 2 जा, 12 एक तरफ, 15 एक तरफ, प्लस 3 चाहिए तो 15 आएगा प्लस में, 12 आएगा माइनस में, मतलब 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा 2x प्लस 15, कॉमन आ जाएगा -4 मेरे ख्याल से, तो आ जाएगा 4 भी क्यों आएगा, 15 इंटू 12 180, 4 3 जा, क्या गलती करी है मैंने, 6 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 6 कॉमन आएगा, -6, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15, तो क्लास देखेगी 2x प्लस 15, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, ईदर 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -15, x इज इक्वल्स टू -15/2, x इज इक्वल्स टू 6। अब जरा ध्यान से, x आ रहा है -15/2 और x था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन डे, तो ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, निगलेक्ट। अगर फैक्ट्री बंद भी पड़ी हो तो भी आर्टिकल्स माइनस में पैदा नहीं हो सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में कभी नहीं हो सकते, तो इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे हो जाएगा 6 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वर्ड हटा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल बराबर हो जाएगा, इसमें जो वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 15 रुपए आ जाएगी एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। थोड़ा सा सफाई कर देते हैं, ये चीज हटा देते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूं, आई एम होपिंग, बिकॉज अब ये करने के बाद हमारी सेकेंड एक्सरसाइज शुरू खत्म हो गई है 4.2। मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बस जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसे भूल मत जाना, जो भी पीछे पढ़ाया हुआ है उसको भूल मत जाना, इस बात को देख लेना। अगर सपोज अब थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूं, ये लहर है, लहर आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ, ऑब्वियसली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर मेरी बोट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरी बोट की स्पीड है, तो नीचे जाने को क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेगा नीचे जाने को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और नीचे जाने में आपकी स्पीड हो जाएगी 20 + 3 किलोमीटर पर आवर। और मैंने बोला अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो बच्चा क्या बोलेगा, ये बात मैंने पहले बहुत बार बताई हुई है, बट बहुत बार बताने के बाद भी आप भूल सकते हो, कोई बात नहीं, बच्चे हो भूल सकते हो। ऊपर जाते हुए आपकी स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, वो 20 - 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नीचे जाओगे तो लहरें की स्पीड, लहर के साथ चलने में देखो एक फायदा होता है कि इंसान को स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए लोग भेड़ चाल में चलते हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं जो सब कर रहे हैं वही हम करें। आई डोंट नो वो सही होता है या गलत होता है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, वो करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। अगर आपको इसमें से कंसेप्ट समझ आया है तो बच्चा बोलेगा स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम बराबर होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अगर बात कर रहा है बच्चा स्पीड डाउनस्ट्रीम बराबर होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस बोट स्पीड की स्पीड ऑफ बोट
प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये थोड़ा सा देख लेना। मैंने ऐसे ही कैजुअली तुम्हें एक चीज करा दी है जो कि काफी काम की है। आई होप जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया हो। हमारी 4.2 हो गई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो भाई।